अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं नूर आलम। मैं अभी हूँ, ये जो है एमआईएम का कार्यालय है और ये दिगलगंज प्रखंड में जो कार्यालय है उसी जगह में बैठा हूँ। और हमारे साथ जो जो शख्स देख रहे हैं वो एमआईएम का जो है दिग्गज कार्यकर्ता और दिग्गज नेता है, जो लोकसभा इलेक्शन को लेकर जो है हमारे साइड में जो साइड में बैठे हुए हैं अशफाक भाई साहब हैं और असद गनी साहब हैं, नसीम अख्तर साहब हैं, ये कार्यकर्ता हैं। आइए इनके जुबानी सुनना चाहते हैं कि लोकसभा का इलेक्शन को लेकर और जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है लगातार जो है उलटफेर कर रहे हैं कुर्सी के लिए, कभी इस दल में जाते हैं तो कभी उस दल में जाते हैं। तो आइए इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री जो है अपने कुर्सी को बचाने के लिए इस तरीका से जो है क्यों कर रहा है। तो हमारे साथ जो है एमआईएम के जो है प्रखंड अध्यक्ष असद गनी साहब हैं, पहले उससे जो है रूबरू करा देते हैं। आपका नाम क्या हुआ, एक बार हमारे दर्शक को बता दीजिए आप। जी, आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप लोगों के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि एमआईएम पार्टी जो है बीजेपी का बी टीम है, ऐसा आखिर लोग क्यों सवाल कर रहा है? हमको तो नहीं लग रहा है कि एमआईएम जो है बीजेपी का बी टीम है, क्योंकि बीजेपी के साथ तो अब तक एमआईएम गए नहीं है, क्योंकि अख्तर साहब को जो है जेडीयू की तरफ से मंत्री पद का भी जो है ऑफर किया गया, लेकिन अख्तर साहब नहीं गए और हमारे जो नीतीश कुमार जी जो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए, उस पर आप क्या कहेंगे? मेरा कहना ये है कि जो लोग भी कह रहे थे ये बात कि अख्तरुल ईमान हुआ, एमआईएम पार्टी हुआ, ये बीजेपी का बी टीम है, बहुत हल्ला था बिल्कुल। तो अब हम उन लोगों से ये कहना चाहते हैं कि बिहार के अंदर अगर बीजेपी को और आरएसएस को जो पनाह दिया है, जो उसकी जड़ को मजबूत किया है, तो वो नीतीश कुमार है। वो खुल्लम खुल्ला और उसके बाद वही संघर्ष दिया है बिहार के अंदर बीजेपी को जमाने के लिए। आप कैसे साबित करते हैं कि बीजेपी को और आरएसएस को जो है बिल्कुल मजबूत जड़ों से मजबूत अगर करते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं? वो इसलिए है कि वो आज से 16-17 साल से वो बिहार में हुकूमत कर रहे हैं और वो सिर्फ 2 साल और इससे पहले और इसके बाद अब तो अभी 1.5 साल राजद के साथ सरकार में रहा है, नहीं तो इसके अलावा वो बीजेपी के साथ ही रहा है। तो ये अब ये नीतीश कुमार जो है हमारे राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं, ये जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, उसका खुल्लम खुल्ला दावा है कि हम हर पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, उसके अलावा बीजेपी को छोड़ करके, यानी बीजेपी से हम गठबंधन नहीं कर सकते हैं। और जितना भी क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी है, अगर वो हमारी बात पे सहमत है और ये क्या नाम कहता है कि ये मुखालिफ जालिम के खिलाफ बोलने वाला है और मजलूम के साथ मदद करने वाला है, उस पार्टी के साथ, उस आदमी के साथ हम समर्थन हमेशा करने के लिए तैयार है। तो इससे मालूम ये हो रहा है कि हमारी पार्टी, जितने भी क्षेत्र वाले पार्टी है, अगर वो पार्टी हमारे बातों के साथ सहमत है तो हम उसके साथ सहमत है हमेशा, और जो बीजेपी के साथ में है उसका हम साथ देने के लिए तैयार नहीं। ये हमारे बैरिस्टर साहब भी कहते हैं और हमारे जनाब अख्तरुल ईमान साहब भी कहते हैं, और उसको हम लोग कर भी रहे, क्षेत्र में कर भी रहे। अच्छा, एक बात बताइए, लोगों का दावा है कि इस बार जो है एमआईएम पार्टी जो है लोकसभा इलेक्शन को निकाल नहीं पाएंगे, अब क्या कह रहे हैं इस विषय में? इस विषय में उन लोगों को ये कहना चाहते हैं कि वो लोग ख्वाब देखना छोड़ दे, दिन में ख्वाब देख रहे हैं, वो ख्वाब देखना छोड़ दे। हाँ, क्योंकि अब तो मजा ज्यादा आएगा, अब फील्ड में मजा ज्यादा आएगा कि जो लोग बिल्कुल ये पद यात्रा निकाल रहे थे, पद यात्रा निकाल करके किशनगंज में, खासकर सीमांचल में ये लोग कह रहे थे कि हमको अब लोगों को जोड़ना है और लोगों को बताना है कि हम लोगों को बीजेपी से बचना है, बीजेपी का बी टीम है, तो वो लोग ऐसे पद यात्रा कर रहे थे। तो अब उन लोगों को खुल्लम खुल्ला चैलेंज है कि अब आप लोगों के सामने आ गए हैं, आप लोगों का चरित्र सामने आ गया है, आप लोगों के सामने पेश नहीं कर सकते, आप बात नहीं कर सकते। एक बात बताइए, यहाँ के जो है करीब जब से सन 1947 में देश आजाद हुआ, उसके बाद जो है इलेक्शन का सिलसिला चालू, उसके बाद से ही जो है शायद एक बार या 2 बार लोकसभा किसान सीट से अन्य कोई पार्टी जिता है, तो कांग्रेस ही जीतते आ रहा है। लेकिन ये पार्टी जो है, यहाँ के लोगों का कहना है कि ये पार्टी जो है हम लोग का पारिवारिक पार्टी है, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर ये कहेंगे लोगों को जागरूकता होना है। हमारा कहना यह है कि आज़ादी से लेकर अब तक सिर्फ एक बार सैयद शाहनवाज हुसैन साहब दो आपस में टकराने की वजह से वो निकल गए थे बीजेपी से, नहीं तो उसके अलावा कांग्रेस ही है। तो मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ, खासकर किसानों वालों से, कि आज हो गए हैं इस आज़ादी के टर्म में 76 साल में सिर्फ 5 साल को निकाल दें तो 70 साल बीजेपी कांग्रेस की हुकूमत रही, यानी कांग्रेस का संसद रहा है यहाँ।
तो लोगों से ये कहना चाहते हैं कि इस सांसद जो हमारे 70 साल रहे हैं तो क्या कुछ काम हुआ है, जरा उसको भी देखना है। और उसके बाद सीमांचल के अंदर इतनी बदहाली है, नदी को लेकर देख लीजिए, नदी के कटाव को देखकर ले लीजिए। और उसके बाद तालीम के मामले में अंदर जितने भी जिला हैं, सबसे पिछड़ा अगर जिला है तो हमारा किशनगंज है। नहीं, किसान जिला तो पिछड़ा है मानते हैं, लेकिन किसान जिला का सबसे पिछड़ा जो है मेरे नजर में दिगलबैग प्रखंड। जी हाँ, जितने भी दिगलबैग प्रखंड है। तो आपको कैसे लग रहा है कि दिगलबैग प्रखंड जो पिछड़ा है? अगर बिजली के मामले में आते हैं तो 24 घंटा में आपको दिगलबैग प्रखंड में मात्र 12 घंटा ही बिजली मिलेगा। दिगलबैग प्रखंड से जो है लगातार हमारे जो है पूर्व सांसद मौलाना असद कासमी साहब जो अब हम लोग के बीच में नहीं है, लगातार जो है दिगलबैग प्रखंड से जो है 2 बार इनकी जो पिट गांव है और जो है होम ब्लॉक है, यहाँ से जो है सांसद रह चुका है। लेकिन यहाँ के उनके जो है अभी उनका पुत्र जो है सरार साहब भी विधायक हैं, लेकिन कोई नहीं सांसद या विधायक जो है बिजली के मामले में बात खुलकर नहीं करते हैं। तो हमारे जो है आपको बता रहे हैं कि जो लोकसभा के पूर्व कैंडिडेट थे अख्तर इमाम साहब लगातार निशाना साधते हैं, बिजली को लेकर बिहार सरकार को घेर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर ये कहेंगे कि हम लोग का 8 तारीख को जो जनवरी गुजरा है उसमें भी मीटिंग हुआ था टप्पू वालों स्कूल चौक में, तो उसमें भी कुछ लोगों ने समस्या आप भी बात उठाए थे। तो उसमें भी अख्तर इमाम साहब बोला था और किसी पदाधिकारी को फोन भी किए थे कि समस्या को सुधारा जाए, तो उन्होंने भी बात कहा कि नहीं, इस बात को आपकी बातों को सर आंखों में लेते हैं और इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो उसके बाद आप जो बोले कि हमारा किशनगंज पिछड़ा है और दिगलबैग तो बहुत ही पिछड़ा है, बिल्कुल किशनगंज के अंदर जितने भी ब्लॉक है 7 ब्लॉक हैं उसमें सबसे पिछड़ा अगर है तो हमारा दिगलबैग है। उसकी वजह यह है कि अब आप देख लीजिए जो हमारा विधायक है प्रजन जो हमारा विधायक है वो सरकार में था, जो अब तक सरकार में 1.5 साल से सरकार चल रही थी उन लोगों की, वो सरकार में थे। तो हमारा कहना यह है कि जब वो सरकार में थे तो यहाँ की समस्या को उसको उठाना था, समस्याओं को उठाना था और इस समस्या को लेकर बात करना था। सरकार में उसके जो मंत्री थे हमारे तेजस्वी यादव, जो उनका जो सरकार में था वो उप मुख्यमंत्री था, वो कम से कम को लेकर वो थे। तो यानी एक आदमी 5 मंत्री संभाल रहा था, तो उससे उनको बात करना था। और उसके बाद स्वास्थ्य को भी लेकर देखिए, स्वास्थ्य केंद्र में बहुत ज्यादा धंधली हो रहा है, बहुत ज्यादा समस्या है। कुछ ऐसे हमारे दिगलबैग में स्वास्थ्य केंद्र छोटा वाला बना हुआ है जिसका भी उद्घाटन नहीं हुआ, यानी फोटो में तो दिख रहा है, कागज में दिख रहा है कि वो चीज है, मगर वो जमीनी स्तर से कुछ भी नहीं है। हाँ, जमीनी स्तर में कुछ भी नहीं, ना डॉक्टर है ना कोई वहाँ कुछ कोई आदमी है, कुछ भी नहीं है, यानी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मेरा कहना ये है कि जो हमारा प्रजन में जो विधायक है उनको आवाज में अगर कोई व्यक्ति अगर डूबता है, अगर वो सांसद जी को कॉल करते हैं तो सांसद जी का लगातार कई वीडियो कॉल जो है वायरल हुआ है, जो फोन रिकॉर्डिंग के द्वारा जो है इस तरीके से भाषा जो बोल रहा है। तो एक बात बताइए, यहाँ के अब इस बार जो है किसान लोकसभा में जो है आपकी पार्टी जो है कितनी मजबूत है? उसी को इमाम साहब को जो है कामयाब बनाना। जी जी, हम लोग का इसके लिए आप जब के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को और हमारे किशनगंज वासियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे किशनगंज के अंदर जो बदहाली है, जो परेशानी है, जो क्या दिक्कतें हमारे किशनगंज के अंदर है, तो वो एक ही आदमी है, वो एक ही शख्स है जो अख्तर ईमान है, जो आवाज़ों का यानी बेबाक आदमी है, बेबाक इंसान है, हर मुद्दे पर बात करने वाला आदमी है। किशनगंज के दुख दर्द को लेकर के, किशनगंज की नदी के कटाव को लेकर के, किशनगंज में जितनी भी समस्या है सबको लेकर अगर आवाज उठाने वाला है। मिसाल के तौर पर ले लीजिए कि अभी जनगणना हुआ है, तो जनगणना में सरकार में जो लोग थे वो लोग खुद बढ़ चढ़ के इसको कराया, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है, गलत आदमी से भी ऊपर वाला अच्छा काम ले लेता है, तो वो लोग गलत आदमियों से भी ऊपर वाला ने अच्छा काम ले लिया, जनगणना का काम हो गया है। तो अब इसके ऊपर उन लोगों को चाहिए था, यहाँ के विधायकों को, यहाँ किशनगंज के 4 विधायक हैं वो सब सरकार में थे, उन लोगों को चाहिए था कि इस बात पर मुद्दे को उठाएं कि हमारी कितनी हिस्सेदारी है, कितनी भागीदारी हमको मिलनी चाहिए, मगर इस पर कोई भी बात नहीं किया। एक अख्तर ईमान, जनाब अख्तर ईमान साहब है कि उन्होंने इस मुद्दे को हम लोगों से और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को कहना चाहते हैं कि एक अख्तर ईमान ही है, आप उसको सपोर्ट कीजिए और उसको जब सपोर्ट कीजिएगा, उसके हाथों को मजबूत कीजिएगा, तो यकीन मानिए कि हमारे किशनगंज के समस्याओं का हल होगा। और क्योंकि बगैर बोले कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि बोलने से ही आपका खरखड़ी पुल का और पुलों का काम होने जा रहा है और टेंडर भी हो गया है। अभी तो जो टेंडर होने जा रहा है, जो सरकार में जिला अध्यक्ष हैं मास्टर मुजाहिद साहब और अन्य पार्टी के लोगों का कहना है कि हम लोग बनाए, तुम सबका इसको नहीं है।
तो अगर वो कह रहे हैं कि हम लोग बनाए हैं, तो हम उन बंदा से, उन हजरत से ये कहना चाहते हैं कि आप तो सरकार में बहुत दिन से, आप तो खुद कह रहे हैं, आप कुछ का इंटरव्यू पहले देखे थे आपका, आप ये बोल रहे थे कि हम जब से हमारी नेतागिरी शुरू हुई है हम जदयू में ही है और अब तक जदयू में है और वहीं पर रहेंगे। तो उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि आपकी सरकार तो 16-17 साल से है, तो आप क्या कर रहे थे? आपको चाहिए था कि आप EMU का मुद्दा उठाते, लेके आते उसको, अगर आपकी इतनी ताकत थी और इतने दिन से आपकी सरकार है, तो इतने दिन से आप पुल बनवा लेते, क्या दिक्कत थी? आप क्यों नहीं बनवा रहे थे? क्यों नहीं बन रहा था? मुझे भी तो देखना पड़ेगा ना, क्यों नहीं बन रहा था? अख्तरुल ईमान की आवाज उठाते ही और वो संसद में है, विधानसभा में आवाज उठाने तक ही आप काम शुरू हो रहा है, तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ तो बात है कि कुछ कोई उंगली कर रहा है तभी काम हो रहा है। आप उंगली नहीं कर रहे थे, आप उसके इशारे में बैठे थे, कुछ भी नहीं बोल रहे थे, काम नहीं हो रहा था। बस खुले दिख रहा है कि अख्तरुल ईमान का बस ये सब कुछ है, करा धरा है, वही मेहनत कर रहे हैं, उसकी आवाज के बलबूते काम हो रहा है।